फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हमें पता है कि एक जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो प्रोडक्शन करते टाइम भी तो उसे बहुत सारे इनपुट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट्स होती है, मशीनों वगैरह की रिक्वायरमेंट्स होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उनसे जो भी कॉस्ट इनकर्ड होती है हम उसके बारे में समझेंगे। जो फर्म का डिसीजन होता है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग का अपने आउटपुट को, वो डिपेंड करता है कॉस्ट के बिहेवियर पे भी और जो भी रेवेन्यू है उसके बिहेवियर पे भी। तो हम इसमें यही पढ़ेंगे कि एक जो फर्म की कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, वो कहाँ से आती है? जो भी मॉनेटरी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हीं से होती है। ठीक है। तो कहता है कि भाई प्रोड्यूस करने के लिए हर फर्म क्या करती है, बहुत सारे फैक्टर या नॉन फैक्टर इनपुट्स यूज करके चलती है। ठीक है। तो इन पे वो क्या करती है, वो खर्चा करती है। इसी को ही क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो कहता है कि जो फर्म होती है, जो भी मनी एक्सपेंडिचर करती है या जो भी इनपुट्स होते हैं वो कॉस्ट का ही एक पार्ट होते हैं। अलग अलग एस्पेक्ट्स होती हैं कॉस्ट के, लाइक मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सोशल कॉस्ट। तो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में पहला है मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट वो अमाउंट है जो मनी की फॉर्म में हम खर्च करके चलते हैं प्रोडक्शन के लिए, कमोडिटी के, इसीलिए बोलते हैं मनी कॉस्ट। ठीक है। डेफिनेशन के लिए, मनी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए सर्टेन आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी। तो कहता है कि मनी कॉस्ट क्या है? प्रोड्यूस करने की एक सर्टेन आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी वो है जो भी पेमेंट्स की जाती है फैक्टर्स के लिए, प्रोडक्शन के, जो भी प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। ठीक है। और नॉन फैक्टर पे अब बात आती है टर्म मनी कॉस्ट में क्या क्या आएगा। तो मनी कॉस्ट में देखो, लेबर को हम वेजेस पे करेंगे, लोन पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे, प्रीमाइसी बिल्डिंग वगैरह पे रेंट पे करेंगे, और जो भी एक्सपेंडिचर है रॉ मटेरियल, मशीनरी पे, इंश्योरेंस पे, टैक्सीज पे, पावर वगैरह का पेमेंट करना, मतलब बिजली वगैरह का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये सारे हमारे क्या है? मॉनेटरी एक्सपेंसेस। मतलब भाई हम इनके लिए पैसे पे कर रहे हैं। तो मनी कॉस्ट वो है जो हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। अब बात आती है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट जो इंसान का हार्डवर्क होता है, उसका पेन होता है, उससे रिलेटेड होता है। जितनी भी हार्डवर्क है, डिस्कम्फर्ट है, सेक्रीफाइस जो भी इन्वॉल्व होते हैं किसी भी सामान को बनाने में। तो कहते हैं कि रियल कॉस्ट पे जो मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स हैं, जो भी सेक्रीफाइस किए गए हैं किसी भी सामान को बनाने के लिए, वो रियल कॉस्ट होती है। ठीक है। ये पेन्स, डिस्कम्फर्ट, डिसयूटिलिटी को दिखाता है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। अब इसमें यहाँ पे एक हमें डेफिनेशन दे रखी है कि एक तो एग्जर्शन का मतलब होता है थकान, जो भी अलग अलग प्रकार के एफर्ट्स किए जाते हैं लेबर के द्वारा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी सामान को बनाने में। और एब्सेंटिज्म का मतलब होता है कि खुद को रोक देना, ठीक है, किसी काम को करने से जो आप इंजॉय कर रहे थे वो सब। तो आप रियल कॉस्ट हो गए हमारे, जो भी डिस्कम्फर्ट वगैरह, जो भी पेन वगैरह जो हमने सहा है किसी सामान को बनाने में। मनी कॉस्ट हो गई जो भी मॉनेटरी एक्सपेंसेस, मनी की फॉर्म में जो भी खर्चे हम करते हैं इनपुट्स पे। ठीक है। तो रियल कॉस्ट को एक्सप्रेस करते हैं नॉट इन मनी टर्म, मनी टर्म में नहीं, बल्कि जो भी एफर्ट्स होते हैं ना वर्कर्स के, उसकी फॉर्म में, जो भी उन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं किसी भी सामान को बनाने में। जैसे कि एक पोटर होता है, मतलब मटके बनाने वाला, वो काम करता है 8 घंटे। ठीक है। वो एक मतलब टॉय वगैरह बनाता है, उसकी जो लेबर है ना 8 घंटे की, वो उसकी रियल कॉस्ट है टॉय की। ठीक है। तो रियल कॉस्ट एक क्या है? हमारी सब्जेक्टिव कॉस्ट है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होता है उसमें पूछ लेते हैं रियल कॉस्ट कैसी कॉस्ट है? सब्जेक्टिव कॉस्ट है। अब बात आती है अकाउंटिंग कॉस्ट और बिजनेस कॉस्ट। तो अकाउंटिंग कॉस्ट रेफर करती है जो भी कैश पेमेंट एक फर्म करती है फैक्टर्स के लिए, नॉन फैक्टर इनपुट्स के लिए। ठीक है। डेप्रिसिएशन के लिए, अदर जो भी बुक कीपिंग एंट्री, मतलब बुक्स वगैरह मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है, रिकॉर्डिंग ही तो करते हैं। तो वो सारा क्या होता है हमारा अकाउंटिंग कॉस्ट। तो अकाउंटिंग कॉस्ट रेफर करता है जो भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट वगैरह हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह हैं, वो सब। क्योंकि ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस में वो होते हैं जिसमें हम इमीडिएट पेमेंट करते हैं बाहर के लोगों को। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है कि एक असेट्स की वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है जो जब हम असेट्स का मतलब एक्वायर करते हैं उस टाइम पे हमने की थी, मतलब पास्ट से रिलेटेड है। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट ना, ये रिकॉर्डिंग की कॉस्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसको हम एक्चुअल कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, एब्सोल्यूट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अब बात आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये कॉस्ट होती है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट की कॉस्ट, जो हमने इग्नोर किया, फोरगोन किया है। ठीक है। तो कहता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है प्रोड्यूस करने के लिए एक पर्टिकुलर कमोडिटी को, तो हम कुछ को तो इग्नोर करके चलते हैं, कुछ को लेके चलते हैं। तो जिसको इग्नोर किया जाता है वो उसकी क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट की वो वैल्यू है, वो जो हमने फोरगोन की किसी भी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट की। जैसे कि आपके पास बिल्डिंग है,
आपने उसको किराए पर ना दे के इस बिल्डिंग को आपने अपने बिजनेस के लिए यूज किया है, तो अगर आप किराए पर दे देते तो वो इसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट था ना। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे इसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिखाया गया है कि ये जो पी एंड पी डैश जो लाइन है ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है भाई हम एक पर्टिकुलर डे में जो भी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव लगाते हैं, मतलब एक चीज़ के प्रोडक्शन के लिए दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, फोरगोन करके चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह से यही समझाया गया। कॉस्ट ऑफ सेल्फ फाउंड, सेल्फ यूज रिसोर्सेज, ये सारी हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम आउटसाइडर्स को पे नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अपनी ही लेबर, अपना ही रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करके चलते हैं। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जो कैश पेमेंट होती है, जो हम आउटसाइडर्स को करती है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्हीं दोनों का सम है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। ठीक है, अब बात आती है इकोनॉमिक कॉस्ट। तो जो इकोनॉमिक एनालिसिस है उसमें कहता है इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों कॉस्ट आ जाती है। अब तक जो हमने पढ़ी अकाउंटिंग कॉस्ट भी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी। ठीक है, किसकी? सेल्फ फाउंड की और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज की। अब बात आती है इकोनॉमिक कॉस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं वो सारे मॉनेटरी पेमेंट जो एक फर्म करती है उन आउटसाइडर्स को जिन्होंने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, या नॉन एक्सपेंडिचर पेमेंट भाई खुद के सामान सेल्फ फाउंड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज के लिए, जो हम अगर भाई उनको हम कहीं और लगाते तो वहाँ से कमा सकते थे, वो आता है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों ही आ जाती हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ जाती है और अकाउंटिंग कॉस्ट भी। अकाउंटिंग मतलब जो हम बाहर पे कर रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो पे करते हैं लेकिन अगर हम उनको खुद के सामान को खुद यूज़ ना करके बाहर किसी आउटसाइडर को यूज़ करने के लिए देते। ठीक है, तो इसमें अकाउंटिंग कॉस्ट का खर्चा भी जाता है और वो सारे आइटम भी ऐड ऑन होते हैं जो हमने फोरगोन कर दिए थे, जो भी इनकम अल्टरनेटिव यूजेज की। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि एक स्टूडेंट है वो 5,000 रुपये कमाता है और 6,000 रुपये है वो हम पे करते हैं कॉलेज वगैरह के डिपॉजिट वगैरह का, ये सब बता रखा है। और कहता है कि वो 300 पर ईयर एज ए इंटरेस्ट वगैरह कमाता है। तो इकोनॉमी कॉस्ट टोटल सारा हो जाएगा मॉनेटरी आउटले है। ठीक है, वो जो भी पे मतलब वेजेस वगैरह जो फोरगोन किया, अगर वो स्कूल मतलब कॉलेज नहीं जाता तो उसे 5,000 रुपये वेजेस मिलती। इंटरेस्ट फोरगोन हुआ, अगर वो जो पैसे हमने पे किए 6,000 की उसकी मतलब क्लास की खर्चा वो देते तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता। तो ये सारा क्या है हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग कॉस्ट दोनों का सम टोटल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों का ही सम आ जाता है। अब बात आती है सोशल कॉस्ट। तो सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे भाई पोल्यूशन है उसको कम करने से रिलेटेड जो भी खर्चा है, तो कहता है कि सोशल कॉस्ट टोटल कॉस्ट होती है सोसाइटी की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की। जो भी इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हर सोसाइटी की, वो कुछ ना कुछ सोशल कॉस्ट इनकर करके चलती है। जैसे कि पोल्यूशन क्रिएट होता है, नॉइज क्रिएट होता है। ठीक है, जो फर्म तो ध्यान में नहीं रखती जब प्राइस मतलब एक प्रोडक्ट का डिसाइड करती है, लेकिन जो एक सोशल कॉस्ट होती है ना, वो सोसाइटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह होती है। ठीक है, चाहे एक फर्म हो चाहे इंडिविजुअल, क्योंकि जो बर्डन होता है ना सोशल कॉस्ट का, वो लोगों के द्वारा ही बोन किया जाता है, ना कि उस फर्म के द्वारा। जैसे कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, इसका इम्पैक्ट किसकी हेल्थ पे पड़ता है? जो भी पब्लिक होती है उनकी हेल्थ पे पड़ता है, उन्हीं के द्वारा बोन किया जाता है। तो कहता है कि सोशल कॉस्ट एक गिवन आउटपुट की डिफाइन की जाती है सम ऑफ द मनी जो एडिक्वेट है। ठीक है, जस्ट एडिक्वेट, जब हम कंपनसेशन वगैरह पे करें रिस्टोर करने में उनको ओरिजिनल यूटिलिटी लेवल पे, या जो भी लॉसेज हुए हैं प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट के कारण। दूसरे शब्दों में कहते हैं सोशल कॉस्ट क्या है। देखो भाई एक सोसाइटी है, ठीक है, वो भाई वहाँ पे ना कोई भी फर्म अगर कोई सामान बना रही है एग्जाम्पल के लिए कहें, तो उससे ना जो भी स्मोक आ रहा है उससे लोगों के कपड़े खराब होते हैं, चिमनी से निकलने वाले से। लोग अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन वगैरह करवाते हैं, लॉन्ड्री वगैरह में, वहाँ से खर्चा आता है। और पॉल्यूशन से लोगों की हेल्थ पे खर्चा पड़ता है, तो मेडिकल खर्चा बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारा खर्चा प्राइवेट फर्म नहीं करती, बल्कि जो सोसाइटी है वो खुद से ही बोन करते हैं। तो ये जितने भी खर्चे क्या है सोशल कॉस्ट का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो सोशल कॉस्ट ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज में दोनों प्रकार बहुत कॉस्ट जो भी इनकर की जाती है प्रोड्यूसर के द्वारा, और जो भी मतलब लोगों ने जो भी एक्सपीरियंस किया नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ वगैरह वो सब आ जाती हैं। अब बात आती है प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो एक इंडिविजुअल फर्म के द्वारा की जाती है गुड्स वगैरह को बनाने में। इसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों प्रकार की कॉस्ट आ जाती हैं। प्राइवेट कॉस्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि सोशल कॉस्ट में से अगर हम एक्सटर्नल कॉस्ट को घटा देंगे तो क्या बचेगी? हमारी प्राइवेट कॉस्ट बचेगी। ठीक है, क्योंकि ये फर्म खुद कर रही है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर खुद कर रहा है खुद के डिसीजंस के कारण। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब बहुत सारे ऐसे इनपुट होते हैं जो हमें बाहर से हायर करने पड़ते हैं। तो जो भी मॉनेटरी पेमेंट एक फर्म कर रही है लोगों को, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, उनकी सर्विसेज के लिए, मटेरियल फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, तो वो क्या है? उनकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है।
जैसे वेजेस, लेबर को पे करना, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लोन पे इंटरेस्ट वगैरह, डेप्रिसिएशन चार्जेस वगैरह, ये सब। इन और जो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है उसके अलग नाम भी है, लाइक एब्सोल्यूट कॉस्ट, आउटले कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट होते हैं बहुत सारे ऐसे इनपुट्स होते हैं जो सेल्फ फाउंड मतलब खुद की ही होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय कर लिए जाते हैं फर्म के द्वारा। फर्म इनको ना बाहर से हायर नहीं करती, ना ही कोई पेमेंट करती है। तो वो क्या करती है, अपॉर्चुनिटी मिस कर देती है कि उन्हें पेमेंट मिल सकती थी अगर वो इनको बाहर किसी को देती, तो यूज़ करने के लिए बेचती, लीज पे देती। तो कहता है कि ये जो कॉस्ट होती है ये कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है सेल्फ फाउंड और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज की। एक फॉर्म है इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो मनी पेमेंट जो है ना उसके सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज पर वो कमा सकती थी, मतलब उनको अगर वो बेस्ट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट में देती तो उनको बाहर यूज़ करती। तो जैसे एक बुक स्टोर ऑपरेट करते हैं राम, सोल प्रोपराइटर है। और अगर वो बुक स्टोर अब तो अपनी बिल्डिंग में लगा रहा है, अगर वो खुद ना चलाता उसको किसी और को देता तो उसे रेंट के रूप में पैसा मिलता ना। ठीक है। अब एक कोस्ट फंक्शन, तो कोस्ट फंक्शन वो होता है जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है फर्म के कोस्ट में और आउटपुट में। जो फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन होता है और जो प्राइसेस होते हैं वो पे करते हैं इसके इनपुट्स के, मतलब इनपुट वगैरह को डिटरमाइन करने में। ठीक है। तो देख जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो हम शॉर्ट रन में भी बना सकते हैं और लॉन्ग रन में, मतलब दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये फॉलो करता है कि जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो शॉर्ट रन में भी चल रहा है और लॉन्ग रन में भी। शॉर्ट रन को डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे ना कुछ तो हमारे इनपुट्स फिक्स हैं और कुछ इनपुट्स वेरिएबल हैं। ठीक है। मतलब जैसे कि फर्म का प्लांट इक्विपमेंट उनको हम नहीं बदल सकते क्योंकि शॉर्ट पीरियड है, टाइम शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है ना, तो वो तो फिक्स होते हैं। ठीक है। लेकिन लेबर वगैरह की बात करें, ठीक है, वो कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम हमारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं फर्म के स्केल और प्रोडक्शन पे कि कितना प्रोडक्शन करना है। ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल हमारे वेरिएबल मतलब जितने मतलब इनपुट्स होते हैं वो सारे वेरिएबल होते हैं क्योंकि फर्म के पास टाइम है, इनफ कैपेसिटी है कि वो उनको चेंज कर सकती है। लेकिन शॉर्ट पीरियड में ऐसा नहीं होता कि शॉर्ट पीरियड में उसके पास इंक्रीज नहीं करने की इतनी कैपेसिटी होती। शॉर्ट पीरियड में तो सिर्फ है ना वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करके प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, कई बार तो वो जीरो भी हो जाता है, यहाँ तक कि फर्म बंद भी हो जाती है। ठीक है। लॉन्ग रन में अच्छा टाइम होता है, सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है। नए प्लांट वगैरह हम बना सकते हैं, पुराने को बंद कर सकते हैं, इतना टाइम होता है लॉन्ग रन में। फिर थ्योरीज ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की थ्योरी दो प्रकार की, एक ट्रेडिशनल थ्योरी, एक मॉडर्न थ्योरी। मेन डिफरेंस क्या है दोनों ही थ्योरी में कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है वो बिलीव करते हैं कि जो एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो यू शेप है, जबकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स बिलीव करते हैं कि ये एल शेप है। दोनों स्टोरी को ही हम मतलब धीरे धीरे समझेंगे सेपरेटली, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। तो थ्योरीज ऑफ कॉस्ट ट्रेडिशनल अप्रोच को समझेंगे शॉर्ट रन में। तो इसने वैसे बांट भी रखा है शॉर्ट रन कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, जो जिसमें हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एडिशनल यूनिट्स होते हैं जो हमने प्रोड्यूस की थी उसके कारण जो खर्चा आया है। और टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट में भी एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो कहता है कि शॉर्ट रन क्लोज रिलेटेड होता है शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी से, जो मेजर करता है शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी को। ठीक है। तो कहता है कि इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों इनपुट्स आते हैं। कहता है कि फिक्स वेरिएबल वो होंगे जो चेंज नहीं होंगे। ठीक है। तो यही बता रखा है कि जो कॉस्ट होती है ना वो हमारी प्रोडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। जहाँ पे कॉस्ट बढ़ेगी वहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा, और जहाँ पे कॉस्ट कम होगी वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो टोटल कॉस्ट सम टोटल होती है वो सारे खर्चे जो एक प्रोड्यूसर के द्वारा किए जाते हैं प्रोड्यूस करने में गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को। टोटल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जितने भी रिसोर्सेज जरूरी है प्रोड्यूस करने में पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट को। शॉर्ट पीरियड में जो फैक्टर्स होते हैं उनको दो पार्ट में बांटा जाता है, फिक्स और वेरिएबल। ठीक है। और फिक्स फैक्टर है ना मतलब वो तो बदलते ही नहीं है, चाहे प्रोडक्शन कितना ही बढ़ा लो कितना ही घटा लो, फिक्स फैक्टर तो सेम रहेंगे। जबकि जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है। तो यही है कि फिक्स फैक्टर की कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट बोलते हैं और वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। और टोटल कॉस्ट किसके बराबर होते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। तो यही है कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो सम टोटल है टोटल फिक्स प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का हर लेवल ऑफ आउटपुट पे। टोटल कॉस्ट आइडेंटिफाई करती है सभी इनपुट्स की कॉस्ट को, फिक्स वेरिएबल जो भी यूज़ हो रहे हैं प्रोड्यूस करने में एक सर्टेन आउटपुट को। टोटल कॉस्ट हमेशा आउटपुट के अकॉर्डिंग बढ़ती है। ठीक है। जितना ज़्यादा आउटपुट उतनी ज़्यादा हमें इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी।
अब बात आती है टोटल फिक्स कॉस्ट, जिसे हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी बोल सकते हैं। शॉर्ट पीरियड में जो कॉस्ट होते हैं फिक्स इनपुट्स की, हम उसे टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। जो फिक्स कॉस्ट होती है वो हमेशा इक्वल होती है फिक्स फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइसेज, और टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू जो भी यूनिट्स है फिक्स फैक्टर की वो मल्टीप्लाई में प्राइसेज जो भी उनके हैं। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो बदलती नहीं है, मतलब आउटपुट में बदलाव के साथ। ये जो कॉस्ट होती है कभी वेरी नहीं करती, चाहे आउटपुट में कितना ही बदलाव आए। प्रोडक्शन मैक्सिमम से 0 तक हो सकता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। जो फिक्स कॉस्ट होती है ये सम टोटल होती है शॉर्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट का, ठीक है। तो मतलब एक्सप्लिसिट फिक्स कॉस्ट का एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट का जो भी इनकट की जाती है एक इंटरप्रेन्योर के द्वारा। अब बता रखिए टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी चाहे आउटपुट कितना ही बढ़ जाए कितना ही घट जाए। अगर फर्म बंद भी हो जाती है और कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती तो फिक्स कॉस्ट तो इनकर होगी ही। जैसे कारपेट मेकिंग कंपनी है, वो दिन के 6 कारपेट बनाती है और 100 रुपये मतलब फिक्स कॉस्ट है उसकी। अगर वो कोई कारपेट नहीं बनाएगी तो भी फिक्स कॉस्ट 100 रुपये तो आएगी ही आएगी, उसे वो 100 रुपये तो मशीन का किराया देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसी को फिक्स कॉस्ट को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोल देते हैं, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ये सब बोल देते हैं। अब फिक्स कॉस्ट में जनरली क्या क्या आते हैं, रेंट, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट वगैरह, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रॉपर्टी टैक्स, रिवॉर्ड वगैरह ये सब आते हैं। फिक्स कॉस्ट को अब आगे है ना टेबल वगैरह के हेल्प से बता रखा है, ठीक है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट है ना आउटपुट के अकॉर्डिंग नहीं बढ़, देखो फिक्स कॉस्ट हमारी सेम है और आउटपुट हमारा बढ़ रहा है, ये हमारा ओरिजेंटल होता है एक्स एक्सिस के, ठीक है। फिक्स कॉस्ट को कोई मतलब नहीं है कितना आउटपुट हो रहा है कितना नहीं, वो हमेशा सेम रहेगी। अब है वेरिएबल और प्राइमरी कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इनकर होती है वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के यूज से। टोटल वेरिएबल कॉस्ट सम टोटल होती है जो भी अमाउंट स्पेंड की जाती है हर फर्म के द्वारा वेरिएबल इनपुट्स पे, ठीक है। हमें पता है कि जो वेरिएबल इनपुट्स का यूज़ होता है ना वो वेरी करता रहता है, ठीक है, जितना भी लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है करता है उसके अकॉर्डिंग। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। दूसरे शब्दों में कही तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है घट जाती है। जितना आउटपुट बढ़ेगा उतनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, अगर आउटपुट गिरेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगी, और आउटपुट जीरो होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है। इसीलिए हम वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या अवॉइडेबल कॉस्ट बोल देते हैं। और देखो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट जब आउटपुट जीरो था तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो था, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हुई। पहले वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर बढ़ती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है, इसको ना हम इनवर्स एस से बोलते हैं, ठीक है। तो जब आउटपुट जीरो था तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो थी, जब आउटपुट 1 हुआ तो ये भी बढ़ गई, तो ये इंक्रीज होती है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो यही बता रखा है कि हर यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ साथ ये बढ़ती रहती है। यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है, पहले ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है हर सक्सेसिव यूनिट के साथ, ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग होता है ये, ओके। और वेरिएबल कॉस्ट कोई पूछ ले तो ये इनवर्स एस सेव होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। इनिशियल स्टेज पे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, और ये मतलब बढ़ती है और एक टाइम के बाद ये डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट देखो फिक्स कॉस्ट सेम होती है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, टोटल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारे टोटल कॉस्ट है, ये एक्स एक्सिस से मतलब ओराइजन से स्टार्ट ना होकर वाई से स्टार्ट होगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट में तो फिक्स कॉस्ट इंक्लूड है ना पहले ही। जब प्रोडक्शन जीरो है तब भी टोटल कॉस्ट हमारे फिक्स कॉस्ट के बराबर है, और आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ टोटल कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। जब आउटपुट जीरो होता है तब भी टोटल कॉस्ट हमारी फिक्स कॉस्ट के बराबर रहती है, ठीक है। दोनों इनवर्स एस्सेप होंगे, ये याद रख सकते हो आप। अब बता रखिए डिफरेंस टोटल कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में हमेशा सेम रहता है, क्यों, ये किसके बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट की, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कभी बदलती ही नहीं है। और टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल। अब बात आती है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ना बढ़ती है ना घटती हैं आउटपुट में बदलाव के साथ, और वेरिएबल कॉस्ट जो हमेशा आउटपुट के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं। ये कहता है कि जब आउटपुट जीरो होता है तभी मैक्सिमम होती है, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। जबकि भी वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट जीरो होता है तो भी ये जीरो हो जाती है, या आउटपुट के अकॉर्डिंग ही बढ़ती है और उसी के अकॉर्डिंग घटती हैं। इसमें फिक्स कॉस्ट में एग्जांपल है रेंट, वेजेस, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, लाइसेंस फीस वगैरह। और वेरिएबल कॉस्ट के हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस, टेम्परेरी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह। अब बात आती है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है उनकी इंपॉर्टेंट। पहला तो है प्रोडक्शन डिसीजन, डिप्रेशन के दौरान और मतलब शट डाउन का डिसीजन। तो कहता है कि जो शॉर्ट पीरियड होता है ना वहाँ पे जब डिप्रेशन होता है
तो कहता है कि डिमांड गिर जाती है कमोडिटीज़ के लिए, तो फर्म के सामने ये बात आ जाती है कि अब वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखे या बंद कर दे। तो शॉर्ट पीरियड में फर्म को ये तो पता है कि अगर वो प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू कर देगी तो फिक्स कॉस्ट तो इनकर होगी, जो भी फैक्ट्री का रेंट वगैरह है, जो भी इंटरेस्ट वगैरह देना कैपिटल पे, तो उसे पता है कि उसे लॉस है ना फिक्स कॉस्ट के बराबर वो तो वहन करना ही होगा। तो अगर फर्म है ना शॉर्ट पीरियड में वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर कर पा रही है तो उसे अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ, जब वो नहीं कर पाए भाई वेरिएबल कॉस्ट को कवर, तो वो अपने बिजनेस को बंद कर सकती है। अब बात आती है कंट्रोल ओवर कॉस्ट। शॉर्ट पीरियड में है ना जो फर्म होती है उसका कोई कंट्रोल नहीं आता फिक्स कॉस्ट पे, चाहे कितना इंक्रीज हो कितना डिक्रीज हो प्रोडक्शन में। ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो उससे सहनी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ वेरिएबल कॉस्ट पे उसका पूरा कंट्रोल होता है, ये इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है तो ये उसका अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड में जो फर्म है ना वो फुल ऑप्टिमम कम्बिनेशन अचीव नहीं कर सकती। ठीक है, अब बात आती है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट की होती है, इसे हम बोल सकते हैं यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये एक टर्म है कॉस्ट प्रोड्यूस करने की एक गिवन आउटपुट को, जिसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस की गई हैं। तीन एस्पेक्ट्स होते हैं एवरेज कॉस्ट की: एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं टोटल फिक्स को डिवाइड बाय क्वांटिटी जो भी हमारे इनपुट्स वगैरह हैं उससे। तो ये फिक्स कॉस्ट थी, हमने जो भी हमारा आउटपुट था उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गई। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी ना डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगी क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है। तो जब हम डिवाइड करते जाएंगे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है सेम है, तो ये ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगी ना वाई एक्सिस को टच करेगी। और इसकी शेप कैसी होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट की? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती है, कर्व की फॉर्म ले लेती है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन ये कभी जीरो भी नहीं होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती ना, इसीलिए। और इसकी शेप होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जो भी इनपुट्स होते हैं उससे डिवाइड करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये एवरेज ये हमारी यू शेप होती है। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना पहले तो गिरती है, ठीक है, मतलब फॉलिंग, बट इट बिगिन टू राइज फ्रॉम द 7th यूनिट से ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेज पे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेट होती है। ठीक है, इससे कॉस्ट घटती है। आफ्टर ए पॉइंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई हो जाती है। ठीक है, जो हमने पढ़ा है कि प्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट घटती है और प्रोडक्शन घटता है तो कॉस्ट बढ़ती है। इसीलिए जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वो यू शेप होता है। यू जो लेटर इंग्लिश का उसकी तरह होता है। ये इम्प्लाई करता है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो आउटपुट जब बढ़ता है तो ये घटती है, उसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है एक मिनिमम पॉइंट लेवल पे जा करके। ठीक है, पहले गिरती है फिर मिनिमम पॉइंट पे पहुंचती है फिर बढ़ती है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन यहाँ पे अप्लाई होती है। इसी कारण जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी यू शेप होती है। ठीक है, मतलब जो कॉस्ट वाली जितनी भी शेप होती है ज़्यादातर कैसी होती है हमारी यू शेप होती है। अब एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, तो ये होती है हमारी दोनों का टोटल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो जब हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं आउटपुट से तो हमारे पास क्या आ जाती है? एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये देख सकते हैं ये भी हमारी यू शेप होती है। तो एवरेज कॉस्ट हमारी वही है, 7th यूनिट से तक गिरती है फिर मिनिमम पॉइंट पे जाती है देन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये वही ये सिग्निफाई करती है इनिशियली आउटपुट बढ़ता है तो कॉस्ट गिरती है और फिर एक लेवल पे जाकर कांस्टेंट हो जाते हैं फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इनिशियल लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई होती है फिर डिमिनिशिंग कॉस्ट अप्लाई होती है। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न में तो ये कांस्टेंट रहता ही है। फिर है शॉर्ट रन में जो एवरेज कॉस्ट कर्व हैं वो यू शेप होते ही क्यों हैं? तो कहता है कि भाई हमें पता है कि ये डाउनवर्ड गिरते हैं स्टार्टिंग में, मिनिमम लेवल तक जाते हैं और फिर इंक्रीज होते हैं। तो यही है कि इंट्रक्शन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जो एवरेज कॉस्ट है ना वो एग्रीगेट होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। हमें पता है कि प्रोडक्शन तो बढ़ता रहता है लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा गिरते रहते हैं। क्यों? फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहती है, प्रोडक्शन से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरती जाती है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है और उसको हम डिवाइड करते जाते हैं तो एग्रीगेट होता है इन दोनों का कौन? एवरेज कॉस्ट। तो यही कारण है कि एवरेज कॉस्ट पहले गिरती है मिनिमम पॉइंट पे जाती है फिर वो बढ़ती है। तो ये भी कैसी होती है? यू शेप होती है। ठीक है, तो ये जो फर्म होती है ना वो फुल यूज करती है प्रोडक्शन कैपेसिटी का। जो फर्म है उसके पास ऑप्टिमम आउटपुट है। ऑप्टिमम आउटपुट रेफर करता है वो लेवल ऑफ आउटपुट जो कोरस्पॉन्ड है
टू द लोवेस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अगर फर्म प्रोड्यूस करें इस पॉइंट से भी ज़्यादा, कोई डाउट नहीं है कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा गिरती ही रहेगी। ठीक है, तो यही तर्क है। एवरेज कॉस्ट ना वो भी बढ़ती है एक मिनिमम पॉइंट के बाद। क्यों भाई? मिनिमम लेवल पे पहुंचने के बाद जो इंक्रीज है ना वेरिएबल कॉस्ट का वो बढ़ जाता है, डिक्रीज से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही इसमें दिखा रखा है। फिर एप्लीकेशन हो रहा हो वेरिएबल प्रोपोर्शन, और ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि शॉर्ट पीरियड में जो वेरिएबल फैक्टर है उनको हम कंबाइन करके चलते हैं फिक्स फैक्टर के साथ, तो आउटपुट बढ़ता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। फिक्स फैक्टर जो कंबाइन किए गए वो तुम्हारे फिक्स रहने हैं, वेरिएबल फैक्टर वो हमारे बदलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यही बताया गया है कि आउटपुट ऑब्वे करता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, और डिमिनिशिंग कॉस्ट की कंसेप्ट को। ठीक है, तो पहले तो कॉस्ट गिरती है, फिर वो एक मिनिमम पॉइंट पर जाती है, फिर इंक्रीज होती है। यही कारण है वो क्या होता है कि यू शेप होता है। ठीक है, तो यू शेप इसी कारण होती है, रिटर्न्स टू फैक्टर के कारण होती है। ठीक है, यही इसमें बता रखा है। अब है मार्जिनल कॉस्ट। तो कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब टोटल कॉस्ट है ना हमारी चेंज हो जाती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज हो जाती है एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के कारण, तो उसे हम बोल देते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सपोज करो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की 5 यूनिट की 135, छठी यूनिट बनाई तो कॉस्ट होगी 180, तो 135 180 का जो डिफरेंस होगा वो हमारी होगी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं एडिशनल कॉस्ट प्रोड्यूस करने की 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट ये इसमें बता रखा है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, तो ये दो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये मतलब नेक्स्ट यूनिट और प्रीवियस यूनिट में जो प्रोडक्शन में जो डिफरेंस है वो, और एक होता है जो भी टोटल कॉस्ट में बदलाव आया है और जो भी टोटल मतलब जो भी हमने यूनिट्स बनाई इनपुट लगाए उसमें जो बदलाव आया है उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कभी फिक्स कॉस्ट इफेक्ट नहीं होती है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इफेक्ट होती है। इसके नेचर का जितना वेरी होता है वेरिएबल कॉस्ट को कवर करता है। तो मार्जिनल को देखो गिर रही है, फिर कांस्टेंट हो रही है, फिर बढ़ रही है, तो ऐसे ये होता है पहले तो टोटल कॉस्ट गिरती है, फिर कांस्टेंट होती है और फिर बढ़ती है। तो ये तभी तो ये इनवर्स यू शेप ऐसे चलती है, इनवर्स एस। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी कैसी होती है? यू शेप होती है, क्योंकि ये मतलब मिनिमम होती है और फिर बढ़ती है। तो मार्जिनल कॉस्ट रेफर करती है जो चेंज कर देती है टोटल कॉस्ट में या वेरिएबल कॉस्ट में, क्योंकि जो प्रोडक्शन है एक मोर यूनिट ऑफ आउटपुट का, इनिशियली जो प्रोडक्शन वो बढ़ता है तो टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर अप्लाई हो जाते हैं और बहुत सारी इकोनॉमिक्स हम इंजॉय करते हैं। फिर कहता है कि वही है एमसी कर्व फॉल होता है एक मिनिमम लेवल तक और फिर इंक्रीज होता है। क्यों? यही इसमें बता रखा है। तो इसकी शेप कैसी होती है? यू शेप होती है। अब बात आती है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशन, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या बता रखा है हमें रिलेशन इनमें, कि जब हमारा एससी फॉल हो, एवरेज कॉस्ट फॉल होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट उससे नीचे होता है। क्यों? क्योंकि जो फॉलिंग की रेट होती है ना मार्जिनल कॉस्ट की वो ज़्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से। जब एवरेज कॉस्ट फॉल हो तो एवरेज कॉस्ट फॉल होता है तो जो एमसी कर्व होगा वो बिलो होगा एवरेज कॉस्ट के। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट होता है हमें पता है वो एग्रीगेट होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट रेफर करता है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को। तो यही कारण है कि जब फॉल होता है तो एवरेज कॉस्ट ना उससे ज़्यादा हमारा मार्जिनल कॉस्ट नीचे गिरता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा उससे नीचे रहेगा। जो एमसी है वो राइज होता है जब एससी डिक्रीज हो रहा हो। क्यों? देखो एमसी कर्व का जो फॉलिंग रेट है वो पहले ख़त्म हो जाता है और वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो यही कारण है कि एसी फॉल हो रहा है तो एमसी फॉल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब एसी फॉल हो रहा है तो एमसी राइज करना स्टार्ट कर देता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, मिनिमम पॉइंट जल्दी आ जाता है ना एमसी का, क्योंकि इसकी जो डिक्लाइनिंग रेट है वो फास्ट है एसी से। अब बात आती है एसी राइज हो रहा है तो एमसी उससे ग्रेटर देन, देखो अब एसी भी बढ़ रहा है लेकिन एमसी उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, एमसी उससे ऊपर है। तो यही कर रहा है जब एवरेज कॉस्ट बढ़े तो मार्जिनल कॉस्ट उससे डबल स्पीड से बढ़ता है और वो उससे ऊपर होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब जो एमसी है ना वो कट करता है इसे लोअर पॉइंट पे, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है एवरेज कॉस्ट के क्योंकि ये इसे है ना मिनिमम पॉइंट पे काटता है। दूसरे शब्दों में कहे तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व द एवरेज कॉस्ट कर्व ये लोवेस्ट पॉइंट होते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व के। ठीक है, मिनिमम पॉइंट होता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व का अर्लियर देन द एवरेज कॉस्ट से पहले ही आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर सकते हो टोटल कॉस्ट के, एवरेज कॉस्ट के, सब के। ठीक है, तो एसी फॉल होता है तो एमसी उससे ज़्यादा रेट से फॉल होता है, एसी बढ़ता है तो एमसी उससे ज़्यादा रेट से बढ़ता है। एमसी बढ़ता है जब एसी गिरता है। ठीक है,
क्योंकि उसका जो मिनिमम पॉइंट है वो पहले ही आ जाता है एससी से। एमसी जो है वो एससी को मिनिमम पॉइंट पे काटता है और एससी कांस्टेंट रहता है कब, जब एससी और एमसी एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब बात आती है जो डिफरेंट कॉस्ट कर्व है शॉर्ट पीरियड में, उनके बीच में रिलेशन। शॉर्ट पीरियड कॉस्ट लाइक एज एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, हम इनको समझेंगे। तो देखो ये सारे इसमें हमें डायग्राम में दिखाए गए हैं। मार्जिनल कॉस्ट यूसेप शॉर्ट, लेकिन जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में जो गिर रही है, लेकिन ना एक्स एक्सिस को टच करेगी ना वाई एक्सिस को। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट वो फिक्स कॉस्ट होती है जो डाउनवर्ड कंटिन्यूसली स्लोप करती रहती है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन फिक्स कॉस्ट सेम है, तो उसके कारण जब डिवाइड करेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी गिरती जाती है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप ले लेती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना गिरती है, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचती है और फिर बढ़ती है, तो एक ये यू शेप ले लेती है। ऐसे शॉर्ट एवरेज मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होती है, शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट होती है, पहले गिरती है एक मिनिमम पॉइंट पे जाती है फिर बढ़ती है, तो ये भी यू शेप होती है। और मार्जिनल कॉस्ट भी हमारी यू शेप होती है, ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर करती है, फिक्स कॉस्ट को नहीं करती। अब कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस बता रखा है, देखो ये मार्जिनल हमारे कॉस्ट के दोनों डायग्राम, और ये सॉरी ये प्रोडक्शन के, ये कॉस्ट के हैं, ठीक है। तो देखो जब हमारी कॉस्ट गिरती है तो हमारा प्रोडक्शन हाई होता है, और जब हमारा मतलब प्रोडक्शन कम होता है तो कॉस्ट बढ़ती है, और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट गिरती है। तो यही इसमें दिखा रखा है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है प्रोडक्शन में और कॉस्ट कर्व में, कि जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एमसी गिर रही है, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन गिर रहा है तो एमसी राइज हो रही है, ठीक है। ऐसे ही एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एसी गिर रही है, और एपी गिर रहा है तो एसी बढ़ रही है, ठीक है। एमपी इंटरसेक्ट करता है एपी को मैक्सिमम पॉइंट पे और ये इसको मिनिमम पॉइंट पे। अब बात आती है कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, एक फर्म के पास सफिशिएंट टाइम होता है अपने इनपुट्स को एडजस्ट करने का जैसे वो चाहे। दूसरे शब्दों में कहे तो जो फर्म है ना वो मतलब शॉर्ट मतलब लॉन्ग रन में वो सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम कॉस्ट तक प्रोड्यूस कर सकती है। तो यही बता रखा है कि भाई चूज़ कर सकती है अलग अलग मेथड्स प्रोडक्शन के शॉर्ट रन में प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूचर में। लॉन्ग रन कंसिस्ट करता है जो भी पॉसिबल है ना शॉर्ट रन सिचुएशन वो सारी, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर है वो ऑपरेट करता है शॉर्ट रन में और प्लान्स करता है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में तीन कंसेप्ट हमने पढ़ी थी, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज को सॉरी एंड लॉन्ग रन मार्जिनल को। लेकिन लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की बात करें तो देखो, तो कहता है कि यहाँ पे मतलब जो टोटल कॉस्ट है हम नॉर्मली पढ़ के चलते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड कंबाइंड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे सारे इनपुट से वेरिएबल होते हैं तो फिक्स कॉस्ट वगैरह कोई बात नहीं आती है, तो यहाँ पे एक ही कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट। तो लॉन्ग रन में जो टोटल कॉस्ट होती है वो मिनिमम कॉस्ट होती है जिसपे जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो हम वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो हर लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पे जो कॉस्ट कर्व है ना वो इंडिकेट करता है सॉरी मतलब एक पॉइंट होता है जिस पे जो कॉस्ट कर्व है इंडिकेट करता है शॉर्ट रन मिनिमम कॉस्ट। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट लोकस होता है सारे पॉइंटों का। दूसरे शब्दों में कहे तो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व एक इनविलप है सारे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व का, ठीक है। मतलब सारे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व आ जाते हैं लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट में। तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिस्ट पॉसिबल कॉस्ट होती है प्रोड्यूस करने की गिवन लेवल ऑफ आउटपुट जो को जब हम सारे इनपुट्स वेरिएबल हों। लॉन्ग रन में है ना जो फर्म है वो प्रोड्यूस करती है गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को मिनिमम कॉस्ट तक, ठीक है। जब इसके पास क्योंकि इसके पास सफिशिएंट टाइम है ये ऑप्टिमम प्लांट वगैरह का साइज चूज कर सकती है, ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोपोर्शन को, ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के। मतलब लॉन्ग रन में है ना जो टोटल कॉस्ट होती है हमेशा कम होती है या इक्वल होती है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट के, बट कभी भी ये शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि लॉन्ग रन में जो टोटल कॉस्ट होती है वो हमेशा कम या उसके बराबर होगी शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट की, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो आप ये याद कर सकते हो। तो देखो ये हमारे लॉन्ग रन में शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट सारे कवर कर रखे, क्योंकि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व इनविलप होता है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व का, ये टेंजेंट है देखो ये बता रखा है। तो LTC इनविलप है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व का। लॉन्ग रन में जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है ज्वाइन करके लोवेस्ट पॉइंट है ना अलग अलग शॉर्ट रन कॉस्ट करके उनको। जो लॉन्ग रन में जो टोटल कॉस्ट कर्व होता है वो ओराइजन से स्टार्ट होता है ओ से, ठीक है, जबकि शॉर्ट रन में तो होता नहीं है वो, क्योंकि शॉर्ट रन में तो भाई फिक्स कॉस्ट भी होती है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमारा वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये इसमें बता रखा है। तो इसमें आगे यही बता रखा है
कि जो लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर्व होता है ना, पहले तो बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से, फिर कांस्टेंट होता है और फिर इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट कर्व होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव स्लोप दिखाता है। ठीक है, ये इन्वर्स एस शेप होता है। जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है या इनवेलप कर्व, कहता है कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, वो रेफर करता है मिनिमम पॉसिबल पर यूनिट किसकी कॉस्ट अलग अलग क्वांटिटीज़ ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने की लॉन्ग पीरियड में। क्योंकि जो एलएसी कर्व है ना, उसको हम प्लानिंग कर्व भी बोल सकते हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व वो कर्व होता है जो हमें मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिखाता है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, अलग अलग स्केल ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कहता है कि जो मतलब लॉन्ग रन में जो टोटल कॉस्ट होती है आउटपुट की, हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसको डिवाइड करके क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से। ये लोएस्ट एवरेज कॉस्ट होती है जो अवेलेबल होती है जब जितने भी इनपुट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। क्योंकि लॉन्ग रन में जितने भी हम इनपुट लेके चलते हैं वो सारे वेरिएबल होते हैं, कोई फिक्स वेरिएबल नहीं होता। और अलग अलग साइज ऑफ प्लांट को हम यूज़ कर सकते हैं। हर जो फर्म होती है वो जितने प्लांट यूज़ करते हैं उनके अलग अलग साइज होते हैं। जो एक गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट होता है ना, कहता है कि उसके लिए हमें एक स्पेशल साइज ऑफ प्लांट की ज़रूरत होती है। और अगर जो प्लांट है, ठीक है, उसको ऑपरेशन में डालें तो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट पर। जो एक रैशनल प्रोड्यूसर होगा लॉन्ग रन में, वो प्रोड्यूस करेगा मतलब इस प्लांट की हेल्प से, जिससे है ना उसकी कॉस्ट कम से कम आए। मतलब वो ऐसा ही प्लांट चूज करेगा जिससे खर्चा कम हो, रिटर्न ज़्यादा हो। तो हर प्लांट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व वो होता है जिसकी हेल्प से मना हम लॉन्ग रन की जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, लॉन्ग शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन है, और मतलब शॉर्ट रन दो प्लांट लिए हैं और लॉन्ग रन उसके टेंजेंट है। सपोज करो एक फर्म है, वो दो प्रकार के प्लांट यूज़ कर रही है। एक स्मॉल प्लांट है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। एक दूसरा है लॉन्ग प्लांट है, और इसका क्योंकि है ना हर लॉन्ग रन में एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, तो उसका ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है दूसरा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों के एक दूसरे के, इन दोनों के टेंजेंट हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों प्लांट हमने देख लिए। अब यहाँ पे तो आउटपुट हमारा ओ एम आ रहा है और कॉस्ट कितनी आ रही है, बी एम आ रही है। लेकिन अगर हम दूसरे प्लांट का यूज़ करके चलते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है ए एम तक। ठीक है, तो यही बता रखा है कि वहाँ तक हम प्रोड्यूस करने की सोचेंगे, मतलब उसको प्लांट को यूज़ करने की सोचेंगे जहाँ पे हमारी कॉस्ट कम से कम हो। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन में जो एवरेज कॉस्ट कर्व होते हैं वो टेंजेंट होते हैं हर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के। और इसने यही बता रखा है जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो गिरता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे। जैसे तो कितना शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व उनके टेंजेंट है। ठीक है, स्लोप है ना जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का, वो नेगेटिव हो सकता है क्योंकि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है स्लोप का दोनों कर्व का वो इक्वल है। ठीक है, फिर आते हैं इनके अलग अलग नाम। इसको इनवेलप कर्व भी बोल देते हैं क्योंकि इनक्लोज करता है बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को। इम्प्लाइज करता है कि जो एवरेज कॉस्ट है लॉन्ग रन में वो कभी भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि लॉन्ग रन में जो इंडिविजुअल फैक्टर है हम उनका पूरी तरह से फुल कैपेसिटी से यूज़ कर सकते हैं, जबकि शॉर्ट रन में हम ऐसा नहीं कर सकते थे। प्लानिंग कर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम प्लानिंग कर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से ना एक फर्म प्लान कर सकती है कि किस प्लांट का वो यूज़ करे ताकि अलग अलग क्वांटिटी जो आउटपुट को प्रोड्यूस कर सके मिनिमम कॉस्ट पे। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एक प्लानिंग कर्व भी है। ठीक है, जो गाइड करता है इंटरप्रेन्योर को कि कैसे उसे फ्यूचर में अपने प्रोडक्शन को प्लान करना है, कैसे एक्सपेंड करना है। अब बात आती है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमारा यू शेप होता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमारे इंग्लिश के यू लेटर के, क्योंकि ये पहले डाउनवर्ड स्लोप करता है फिर कांस्टेंट और फिर बढ़ता है। ठीक है, तो यही है इसमें कि जो ये होता क्यों है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के कारण ये हमारा गिरता है। क्योंकि डिवीजन स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, क्योंकि बहुत सारे लेबर वर्कर्स होते हैं जो बिग प्लांट पर काम करते हैं, तो उन्हें स्पेशलाइजेशन की बेनिफिट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई प्लांट का साइज बड़ा है तो उनको हम उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम लोड कर सकते हैं, अलग अलग प्रोसेस में सब प्रोसेस में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, कैपिटल बचेगी और कॉस्ट कम होगी, इंक्रीज हो गए नए नए इन्वेंशंस। टेक्निकल इकोनॉमिक्स, भाई स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण बहुत सारे टेक्निकल इकोनॉमिक्स भी अचीव होते हैं। क्योंकि ऑटोमेटिक मशीनों का यूज़ बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, टेक्निक्स इंप्रूव हो रही है ना, इसीलिए तो कॉस्ट कम होगी। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिविजिबिलिटी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में है ना भाई,
जो भी कुछ भी एवरेज कॉस्ट होती है इंडिविजुअलिटी का, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर जिनको नहीं बांट, जैसे एक बिल्डिंग ले ली, अब उसको थोड़ी ना पार्ट कर सकते हो। मैनेजर की सैलरी है वो तो उतनी देनी पड़ेगी। तो शॉर्ट रन में तो हम इसका यूज़ नहीं कर पाते पूरी तरह से, लेकिन लॉन्ग रन में हम पूरी तरह से बेनिफिट ले पाते हैं। फिर ये बढ़ता क्यों है एवरेज कॉस्ट? डिसइकोनॉमिक्स के कारण, मतलब कुछ लिमिटेशंस होती है उनके कारण। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मेनली बढ़ता है मैनेजरल डिसइकोनॉमिक्स के कारण। कहता है कि जो स्मूथ एंड इफिशिएंट वर्किंग होती है ना एंड कोऑर्डिनेटिंग होती है, फिर ऑफन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। जो ये लिमिटेशंस होती है ये डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल लेके आती है। जैसे जैसे स्केल है प्रोडक्शन का फर्म का वो बढ़ता है, मैनेजमेंट इफिशिएंट हो जाती है डिवीजन ऑफ लेबर के कारण, स्पेशलाइजेशन के कारण। बट एक पर्टिकुलर लिमिट और डिफिकल्टी हमेशा बढ़ती रहती है। जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो कॉन्टैक्ट खो देते हैं डे टू डे अफेयर्स में, और ऐसे लोगों के हाथ में मैनेजमेंट चली जाती है जो इनएफिशिएंट होते हैं। पेपर वर्क वगैरह बढ़ जाता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ जाता है, तो कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। अब बात आती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व में रिलेशन। तो देखो जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो रिप्रेजेंट करती है एवरेज कॉस्ट एक सिंगल प्लांट के रेफरेंस में, जबकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बहुत सारे प्लांट के रेफरेंस में। ठीक है, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है दोनों यू शेप है, लेकिन जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ये फ्लैटर जाता है। ठीक है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज है ना कॉस्ट में लॉन्ग रन में वो कम होती है शॉर्ट रन के कंपैरिजन में। मेन रीज़न यही है कि क्योंकि जो लॉन्ग रन होता है उसमें भाई हम सारे वेरिएबल फैक्टर लेके चलते हैं, जबकि शॉर्ट रन में कुछ फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। और जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो ना कभी भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये टेंजेंट होता है उस पर। ठीक है, कभी भी ये ना शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को काटता भी नहीं है। और ये भी ध्यान में रखना है कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो टेंजेंट नहीं होता। सभी अदर जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उनके मिनिमम पॉइंट पे ये टेंजेंट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं उनके मिनिमम पॉइंट पे कोइंसाइड कर सकता है। ठीक है, ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करके चलता है। अब बात आती है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो कहते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो क्या होती है? एक या एक से कम यूनिट्स को प्रोड्यूस करने से जो भी चेंजमेंट आता है मतलब टोटल कॉस्ट में वो होती है। तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट रेफर करता है एडिशन टू द टोटल कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने से जब सारा इनपुट्स है वो एडजस्ट हो जाए ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग। जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो दिखाया गया है कि पहले गिरता है फिर मिनिमम होता है फिर बढ़ता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, टू अन इफेक्ट। कहते हैं कि जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है हमें पता है कि वो यू शेप होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन भी होता है। ये रेफर करता है कि जो टोटल कॉस्ट होती है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन मोर और लेस यूनिट ऑफ आउटपुट। क्योंकि देखो लॉन्ग रन में तो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर होते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में तो दोनों होते हैं, तो वही इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो जितने फैक्टर होते हैं चेंज होते हैं क्योंकि फिक्स भी होते हैं ना शॉर्ट पीरियड में, जबकि हमें पता है लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल होते हैं। तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है ना वो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व से मिलता है, लेकिन जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो इनवेलप नहीं होता शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व का। ये इक्वल हो सकता है इसके, ये टेंजेंट हो सकते हैं। अब है रिलेशन एलएमसी और एएसएम, ये बिल्कुल सेम वही रिलेशन होता है जैसा हम पढ़ते हैं शॉर्ट रन में कि एलएसी गिरेगा तो एलएमसी उससे नीचे होगा, एलएमसी इक्वल होगा एलएसी के जब वो मिनिमम पॉइंट पे काटेंगे। एलएसी गिरेगा तो एलएमसी उस मतलब एलएसी बढ़ेगा तो एलएमसी उससे ज़्यादा रेट से बढ़ेगा। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा? मिनिमम पॉइंट ऑप्टिमम लेवल जहाँ पे एक दूसरे के इक्वल होंगे सारे के सारे। अब है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर दी गई है स्टिगलर एंड्रयूज सार्जेंट फ्लोरेंस के द्वारा। ठीक है, तो कहते हैं कि ये यू शेप के होते हैं कॉस्ट कर्व, लेकिन है ना मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये एल शेप के होते हैं, जबकि ट्रेडिशनल थ्योरी इनको यू शेप का बताती है। तो ट्रेडिशनल थ्योरी में तो यू शेप पढ़े, लेकिन आप पढ़ेंगे मॉडर्न, मॉडर्न में हम इनको एल शेप समझेंगे क्यों होते हैं। वही दो कंसेप्ट, एक शॉर्ट रन कॉस्ट कर एक लॉन्ग रन कॉस्ट कर, मॉडर्न थ्योरी ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर। तो ट्रेडिशनल थ्योरी की तरह इसको 4 पार्ट में बांटा गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट कहता है कि जो कॉस्ट करो कहता है कि जो एक फर्म होती है उसकी फिक्स कॉस्ट को हम कंपेयर करते हैं ऑफ द सेम आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर एज द ट्रेडिशनल थ्योरी, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के वेजेस है, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट है, फिक्स कॉस्ट। लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट के टाइम पे मशीन है ना एक फर्म हमेशा वो फ्यूचर के डिमांड को लेके चले। भाई फ्यूचर तो चेंजेबल है, कभी बदल सकता है, फ्यूचर में डिमांड बदल जाए, तो एक जो फर्म होती है ना उसे हमेशा एक बिगर प्लांट को इंस्टॉल करना चाहिए उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, भाई प्रेजेंट में जो डिमांड है। क्योंकि
फ्यूचर में डिमांड कभी भी बढ़ सकती है, प्रोडक्शन कभी भी बढ़ सकता है, ठीक है। और क्या पता रिवर्स कैपेसिटी का प्लानिंग हमने सोचा था इतना प्रोडक्शन तो दे देगा और उतना ना दे, तो हमेशा एक रिजर्व कैपेसिटी हमें रखनी चाहिए प्लांट वगैरह की, ठीक है, ताकि हम प्रोड्यूस कर पाएँ कम लागत पे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो यही इसमें बता रखा है, एक फॉर्म है ना, नॉट नेसेसरी चूज द प्लांट विच गिव हिम टुडे द लीस्ट कॉस्ट। भाई ऐसा प्लांट चूज थोड़ी ना करेगी जिसमें वो आज उसे कम कॉस्ट मिले लेकिन बाद में फ्यूचर में बढ़ जाए, ठीक है। तो इसमें जैसे कि दिखा रखा है ये एवरेज फिक्स कॉस्ट 1, एवरेज फिक्स कॉस्ट 2, ठीक है। तो कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है, फिगर से देख सकते हो, लार्ज कैपेसिटी मशीन वो होंगी जो इनेबल करेंगे फर्म को एक्सपेंड करने में इसको प्रोडक्शन को शॉर्ट रन में BN तक, मतलब 20 तक, ठीक है। दूसरे शब्दों में लेकिन ये ON से ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है, शॉर्ट रन में, क्योंकि फर्म है ना उसके पास मिनिमम कैपेसिटी होती है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में तो वो उसको एक्सपेंड कर सकती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि भाई क्या कर सकती है वो ना वेजेस एक्स्ट्रा दे सकती है, वर्कर्स को उनसे ज़्यादा काम करवा सकती है, ठीक है। वो मतलब कुछ छोटी छोटी मशीनें इंस्टॉल कर सकती है, तो इनसे वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती है शॉर्ट पीरियड में। फिर बात आती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व है उसमें जो शेप होती है एवरेज कॉस्ट कर्व की, वो एक स्ट्रक्चर की तरह होती है, एक बर्तन वगैरह की तरह होती है, ठीक है। ये मतलब पूरी तरह से यू शेप नहीं होती, क्योंकि ये पहले गिरती है फिर कॉन्स्टेंट रेट बढ़ती है, ठीक है। तो यही इसमें दिखाया गया है, यही कारण है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो गिरती है। जो BC पोर्शन है ना, एस शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को वो इंडिकेट करता है कि जो फर्म है ना वो यूज़ करेगी अपनी रिजर्व कैपेसिटी का, क्यों, इसी के कारण जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कॉन्स्टेंट रहेगी चाहे आउटपुट कितना ही बढ़े। इस सिचुएशन में जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो CD पोर्शन है वो मतलब बढ़ रहा है, जो सिग्निफाई कर रहा है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है आउटपुट में बढ़ने के कारण, ठीक है। क्योंकि जो इससे जो भी मतलब इफ़िशियंसी है लेबर्स की वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है। और ये एक सोशल शेप का होता है ना कि यू शेप का। एवरेज कॉस्ट कहता है कि शॉर्ट रन जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली गिरता है एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट पर, क्योंकि यहाँ पर एवरेज कॉस्ट ऑफ डिमिनिशिंग होती है, ठीक है। फिर कहता है कि ये रिजर्व कैपेसिटी ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट करके चलता है, इसके बाद वो राइज होता है, तो इसी कारण ये इस टाइप का होता है। फिर है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है एज पर मॉडर्न थ्योरी कॉस्ट कर्व इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में ये गिरता है, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल होता है और फिर ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी किसका यूज़ करता है, रिजर्व कैपेसिटी को लेके चलता है, देखो, ठीक है। अब बात आती है इन सभी के बीच में रिलेशनशिप, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप समझते हैं। देखो AFC जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कहता है कि कंटिन्यूसली नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है। क्यों क्यों गिरता है ये तो हमें पता है, क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा है और फिक्स कॉस्ट हमारे साथ सेम रहती है, तो ये डिमिनिश होता है। शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो कहता है कि वो A पॉइंट तक गिरता है, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट A पॉइंट तक तो गिरता है। फिर कहता है कि A पॉइंट के बाद वो अनचेंज रहता है A से B पॉइंट तक, और वो फिर बढ़ता है, इसीलिए शॉर्ट शेप का होता है। फिर है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये कहता है कि ये पॉइंट C तक गिरता है फिर ये बढ़ता है, ठीक है। और MC मार्जिनल कॉस्ट करके डाउनवर्ड होता है पॉइंट A तक और यहाँ तक, और फिर कहता है कि मतलब मार्जिनल कॉस्ट ना वो लेस देन होती है शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, और फिर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो रहती है पॉइंट A तक, ठीक है। तो ये इसमें बता रखा है, तो मतलब ये सब के बीच में रिलेशन सा दिखा रखा है, A से B के बीच में मार्जिनल कॉस्ट का हॉरिजॉन्टल रहती है, ये सब दिखा रखा है, ओके। फिर है मॉडर्न थ्योरी ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व के अकॉर्डिंग जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व वो यू शेप के होते हैं, लेकिन ये बोलता है एल शेप के होते हैं। एल शेप कॉस्ट कर्व इम्प्लाई करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट कंटिन्यूसली गिरेगी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा। इसको हम दो चीज़ों में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट में और मैनेजरियल कॉस्ट में। तो कहता है कि प्रोडक्शन बढ़ने के कारण जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कंटिन्यूसली गिरती है, क्योंकि टेक्निकल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अप्लाई होता है। जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी जो स्केल है प्रोडक्शन का वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे मैनेजरियल कॉस्ट बढ़ती जाती है, क्योंकि इससे ना जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ती है मैनेजरियल कॉस्ट से भी ज़्यादा। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का है वो गिरता है स्मूथली और कॉन्स्टेंट रहता है एट वेरी लार्ज स्केल ऑफ आउटपुट, ठीक है। शॉर्ट रन ये देखो कॉस्ट दिखा रखी है,
ठीक है। ये बोला जाता है कि जो मतलब 4 टाइप ऑफ प्लांट लगा लो, सेम अलग अलग डायमेंशंस के, लेकिन ये माना गया कि जो इनकी कैपेसिटी है ना वो पूरी तरह से यूज़ नहीं हो रही, मतलब 2/3 ही हम यूज़ करके चल रहे हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी को। इसका मतलब है फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये बोला जाता है कि 2/3 प्लांट कैपेसिटी को हम यूज़ करके चल रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम LAC को एस्टिमेट करके चलते हैं, ज्वाइन करके सारे पॉइंट्स को, कि 2/3 यूटिलाइजेशन हुआ है। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग से इन्हें ज्वाइन कर सका है। कहता है कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसके दो फीचर्स होते हैं। एक तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप का नहीं होता। दूसरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, वो सारे शॉर्ट रन मतलब जो भी एवरेज कॉस्ट कर्व उनका इन्वेलप नहीं होता, मतलब उनको इंक्लोज नहीं करके चलता, बस इंटरसेक्ट करता है। ठीक है। अब बात आती है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एल शेप होगा या जे शेप होगा। देखो एल शेप दिखाया गया है कि ये एल शेप होता है, क्यों? क्योंकि देखो भाई लॉन्ग रन में है ना मिनिमम ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है। जिस पे जितने भी इकोनॉमिक्स होते हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये जो इकोनॉमिक्स होते हैं इससे कॉस्ट गिरती है, और एक मिनिमम आउटपुट लेवल है ना वो अचीव हो जाता है, और कॉस्ट है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो यही एक पहले गिरती है और फिर वो कांस्टेंट हो जाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एल शेप। ठीक है। अब इन्वर्टेड जे शेप LAC कर्व, कहता है कि जो जे शेप है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का वो दिखाया गया है नीचे। कहता है कि इसका रीजन क्या होता है कि मतलब ये इन्वर्टेड जेस क्योंकि है ना आउटपुट बढ़ता है जैसे जैसे मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटता है। मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी अवेलेबल कॉस्ट स्टैटिक्स की, हम ये सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि लॉन्ग रन में जो एवरेज कॉस्ट कर्व वो एल शेप होगा या जे शेप होगा, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि LAC यू शेप होगा। ठीक है। मतलब यू शेप नहीं होगा, नॉट यू शेप। कहता है कि ये यू शेप होगा तभी जब जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है ना वो कंपनी किया जाता है नेट डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से, लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत कम एग्जिस्ट करता है। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, कहते हैं कि मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शेप है ना लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व की, वो कोरस्पॉन्ड होती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप के साथ, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो कहते हैं कि जैसे जैसे LAC है वो एल शेप है, तो LAC कर्व है वो गिर रहा है, तो LMC कर्व है वो भी गिर रहा है लेकिन वो उससे नीचे है। ठीक है। और LAC कर्व है वो इन्वर्टेड जे शेप है। ठीक है। तो कहता है कि जो LMC कर्व है वो भी इन्वर्टेड जे शेप है। ओके। फिर है इम्पोर्टेंस, तो कहता है कि पहला है डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन। डिप्रेशन के टाइम पे जो फर्म है ना वो डिसाइड कर सकती है कि भाई वो कंटिन्यू प्रोडक्शन रखे या नहीं रखे। प्रिवेलिंग लो प्राइसेस पे अगर कहता है कि फर्म एबल है रिकवर करने में इसकी वेरिएबल कॉस्ट को, तो वो कंटिन्यू रखे, क्योंकि उसे पता है फिक्स कॉस्ट तो उसे वैसे भी वहन करने बंद कर देगी तो भी। फिर है चॉइस ऑफ प्लांट। लॉन्ग रन में जो फर्म है ना वो एक्सरसाइज करती है, मतलब फर्म एक्सरसाइज इज चॉइस विद रिगार्ड टू साइज ऑफ प्लांट। भाई साइज कितना होगा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन कितना है, वो किसके बेस पे होता है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बेस पे होता है। इक्विलिब्रियम आउटपुट कॉस्ट कर्व होता है ना, वो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखते हैं प्राइस डिटरमिनेशन की स्टडी में। जो एक फर्म है जब मतलब वाइल डिसाइडिंग एज टू हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इट शुड प्रोड्यूस। भाई एक फर्म है ना ये डिसाइड करती है इस लेवल पे कि उसे कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, वो होता है इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये वो सिचुएशन होती है जब MR MC एक दूसरे के इक्वल होता है, और MC कर्व MR को नीचे से काटता है। ठीक है। अब है एस्टिमेशन प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई नॉर्मल सी बात है, अगर एवरेज कॉस्ट कम है और एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और एवरेज रिवेन्यू कम है तो लॉस होगा। अब है इम्पेरिकल एस्टिमेशन, ये MCOM लेवल पे ही आता है, BCOM लेवल पे तो नहीं आता। तो मैनेजरियल फर्म है ना वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, शॉर्ट रन में भी लॉन्ग रन में भी। इम्पेरिकल एस्टिमेशन से रिलेटेड कॉस्ट के शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग पीरियड में भी, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट रखते हैं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के पर्पज़ के लिए। तो अब बात आती है एस्टिमेशन ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। कहता है कि शॉर्ट पीरियड में जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो आउटपुट के अकॉर्डिंग रीग्रेस हो जाती है, और कुछ अदर वेरिएबल कॉस्ट लाइक इनपुट प्राइसेस ऑपरेटिंग कंडीशंस वगैरह ये भी। लेकिन जो साइज होता है प्लांट का वो सपोज किया जाता है कि फिक्स ही रहता है। हमें पता है कि भाई शॉर्ट रन में क्या होता है, हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंजमेंट कर सकते हैं, प्लांट को तो हम सेम ही लेके चलते हैं। ठीक है। टाइम पीरियड के टेक्नोलॉजी में भी कोई बदलाव नहीं होता है। जो टोटल कॉस्ट फंक्शन होता है ना फर्म का, वो सिंपली हम कैसे लेके चलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और MC है वो एस्टिमेट कर सकते हैं हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे। शॉर्ट टाइम पीरियड में जो कॉस्ट फंक्शन होता है ना फर्म का, वो बेस होता है कांस्टेंट इनपुट के ऊपर की, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो इनपुट प्राइसेज है वो कांस्टेंट है, लेकिन अगर कोई भी इंक्रीमेंट होता है मतलब इनपुट प्राइसेज में, तो इससे अपवर्ड शिफ्ट होगा कॉस्ट फंक्शन में।
ठीक है। इसीलिए जो इनपुट प्राइसेस होते हैं इंक्लूड होते हैं एडिशनल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स में, ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस के, ताकि हम एग्जामाइन कर पाएँ उनके इंडिपेंडेंट इफेक्ट को कॉस्ट फंक्शन पे। जो अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो इंक्लूड हो भी सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में, लाइक फ्यूल मटेरियल कॉन्सेप्ट वगैरह, टेक्नोलॉजी में बदलाव वगैरह ये सब। तो शॉर्ट रन में ये बता रखा है C=F(Q) x1 x2 x3 x1 ये सब। मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफिकल्टी क्या है जो राइज होती है एम्पेरिकल एस्टिमेशन और कॉस्ट फंक्शन में, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। एट ईच इनपुट मतलब एग्जैक्टली वैल्यूएट नहीं कर सकते अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, सो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है कि जो भी डाटा रिलेटेड हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ऑब्टेन ना कर पाएँ। अलोंग विद एस्टिमेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो डेप्रिसिएशन है फिक्स कॉस्ट का वो भी एस्टिमेट कर सके चलता है, जो डिपेंड करता है एक्चुअल की कितना यूज़ किया हमने एसेट्स वगैरह को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना मतलब ध्यान में रखना पड़ता है कॉस्ट ऑफ आउटपुट को टाइम के अकॉर्डिंग। हाँ ये डिफिकल्ट होता है ऑब्टेन करना इन डाटा को जब भी हम एस्टिमेट करें कॉस्ट फंक्शन ऑफ द फर्म को। अब है शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करता है एस शेप, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एस एन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है ये यू शेप होता है। तो इनके बारे में इसने बता रखा है, फॉर्मूले हैं ये सारे। अब थ्योरेटिकल एंड एम्पेरिकल एस्टिमेट, तो यहाँ पे ना सारे जितने भी कर्व तक पढ़े हैं उन सभी का बताया है। जैसे भाई हमें बताया टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये इनवर्स एस शेप होता है, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमारा यू शेप होता है, ठीक है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, टोटल कॉस्ट हमारा वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखा रखी हैं, उन्हीं के बीच में रिलेशन वगैरह बता रखा है। अब बात आती है एम्पेरिकल एस्टिमेशन लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन का। तो लॉन्ग रन में जो एस्टिमेशन है कॉस्ट फंक्शन वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है शॉर्ट रन के कंपैरिजन में। लॉन्ग रन में हम एस्टिमेट करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ करके, मतलब यूजिंग आइदर या तो टाइम सीरीज डाटा का यूज़ करेंगे, क्रॉस सेक्शनल डाटा का यूज़ करेंगे। कहता है कि एज द पीरियड ऑफ एस्टिमेशन, लॉन्ग रन जो ऑब्जर्वेशन होते हैं बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उनके अकॉर्डिंग रिकाउंसाइल करना डिफरेंट अकाउंटिंग एंड जो ऑपरेशन प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग फर्म की, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एस्टिमेट करना डिटरमाइन करना अगर हर फर्म है, ठीक है, वो ऑपरेट कर रही हो ऑप्टिमम प्लांट एंड ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, ठीक है। तो यही है कि LAC है ना वो यू शेप दिखता है, और जो SAC है और LAC है वो L शेप होते हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें दिखा रखा है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमारे बीकॉम की बुक में नहीं है वो और देख लेते हैं एक बार, ओके। अलग प्रकार की कॉस्ट और होती है लाइक डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली जो भी प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स होती है उन पर एट्रीब्यूटेबल होती है, लाइक लेबर की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की, मशीन वगैरह की, ठीक है। और इसको हम ट्रेसेबल या असाइनेबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो सेपरेट नहीं की जा सकती या क्लियरली एट्रीब्यूट नहीं की जा सकती किसी भी इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे, जैसे भाई फ्यूल एंड पावर पे एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सब। इनको हम क्लासिफाई इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट या अनट्रेसेबल और अनअसाइनेबल कॉस्ट, ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट या संक कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट वो होती है जो ऐड मतलब आर एडिड कॉस्ट ऑफ ए चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन या नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ये नए प्रोडक्ट में ऐड की जा सकती हैं और चेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, ठीक है, नई मशीनरी वगैरह ऐड करना, ये सब ये सिमिलर होती है मार्जिनल कॉस्ट के। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक बार इनकर हो जाए एंड उनको बदला नहीं जा सकता बिजनेस एक्टिविटी, जैसे भाई एक फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन, क्योंकि फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन में वो कॉस्ट इनकर हो चुकी है, इनको हम बदल नहीं सकते ऑपरेशन में इंक्रीज डिक्रीज करने के साथ। आउटले कॉस्ट एक्चुअल एक्सपेंसेस को बोलते हैं। पास्ट कॉस्ट वो होती हैं जो पास्ट में इनकर हुई थी, ठीक है, जो फाइनेंशियल अकाउंट वगैरह मेंशन की गई है। फ्यूचर कॉस्ट वो होगी जो फ्यूचर में इनकर हो सकती हैं जैसे सैलरी वगैरह, ठीक है, मैनेजरियल डिसीजंस के अकॉर्डिंग। प्राइस पॉलिसी वो फ्यूचर कॉस्ट होती है रेदर देन द पास्ट कॉस्ट जो भी चाहिए। अर्जेंट कॉस्ट वो होते हैं जो ज़रूरी है बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए, रॉ मटेरियल वगैरह की। और पोस्टपोनमेंट जिनको पोस्टपोन कर सकते हैं मतलब एक टाइम के लिए, तो उससे हमारे प्रोडक्शन वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे कि पेंटिंग वगैरह करवाना बिल्डिंग की, ये सब। तो ये कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट थे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।